वेलकम बैक एवरीवन। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट पे मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे खारजा पॉलिसी के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी या एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने अच्छे होंगे, पाकिस्तान के इंटरनल मामला जो हैं उतने बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। और हमारे जो भी यहाँ पर हुकूमत आती है, डिफरेंट टूर्स वगैरह करते रहते हैं, यहाँ पर दौरे होते रहते हैं, उनकी वजह असल क्या होती है, वो पाकिस्तान के लिए किस तरह से मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं या अब भी करें, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब जो कि सहाफ़ी हैं और सदर हैं पाकिस्तान मीडिया जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फ़र्स्टली। और सेकेंडली डॉक्टर अब्दुल रहमान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए उसकी खारजा पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होना कितना इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। शुक्रिया। खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि खारजा पॉलिसी पे ही आपकी इंटरनेशनली रैंकिंग बेस करती है। इसके अलावा जब पाकिस्तानी बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं तो उनको जो हम आए रोज़ सुनते हैं, पाकिस्तानी कभी किसी एयरपोर्ट पे रोक दिए गए, कभी कहीं पे उनको रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ गई, तो बहुत इश्यूज़ के ऊपर खारजा पॉलिसी आपकी मैटर करती है। ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी होती है हमारी, ट्रेड किस तरह से बेहतर होती है, ट्रेड किस तरह से बेहतर होती है, और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स जो हैं ऑल टुगेदर वो इम्पैक्टफुल होते हैं। लेकिन खारजा पॉलिसी कैसे बनती है, इसमें किस किस का क्या किरदार होता है, हुकूमतों का क्या किरदार होता है, बीइंग अ सिटीज़न क्या आपका रोल होता है उसमें, ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। देखिए, हमारे पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक या इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका इसमें क्या किरदार है, ये बात बड़ी ज़ेर बहस और अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के अंदर जो आप देख लें पॉलिटिकल सिचुएशन है या करंट जो सिनेरियो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आम्मतुन्नास की जो आवाज़ है या उनकी जो बात है उसको अहमियत देना भी खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा इम्पैक्टफुल और एक उसको जुज़वी चीज़ समझ लें या जो भी उसको आप कंसिडर कर लें, तो वो बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके अलावा पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क कहीं भी किसी मुल्क में होते हैं, वो एक एम्बेसडर के तौर पे चलते फिरते पाकिस्तान के एक नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उनका जो किरदार है, उनका जो वहाँ पे रोल है, वो बड़ा मैटर करता है, बड़ा वो इम्पैक्टफुल होता है खारजा पॉलिसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, और पाकिस्तान और दुनिया के किसी मुल्क की भी जो एक अपीयरेंट फेस होता है उसको वाजे करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की एक अलग जो भी इनसाइड इंटरनल पॉलिटिक्स है वो एक जगह पे मौजूद है, कायम है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी बाहर रहते हुए अपने मुल्क का नाम किस तरह से रोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है और ज़ेर बहस भी है। इसमें पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल UAE का वीज़ा लेते हैं, सऊदीया का वीज़ा लेते हैं या दुनिया में किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं, तो वहाँ पे जिस वीज़े पे जाते हैं उस मकसद को और पर्पस को भूल के एक नए राह पे निकल पड़ते हैं। हम शॉर्टकट्स जो है ना, अभी मैं बात ही करी थी, उसको तलाश कर रहे होते हैं, ना कि हम ये चीज़ देखते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। अगर हम कोई ऐसी एक गलती करेंगे तो सारा ब्लेम किस पर जाएगा, और वो चीज़ें हम करते जा रहे होते हैं, चाहे हम किसी भी कंट्री में मौजूद हों। तो ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। अच्छा, अगर हम मौजूदा वज़ीर ख़ारजा की बात करें, हमारे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें, उनकी वीडियोज़, जिस तरह से वो बयान दे रही हैं, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्टैंड्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जिस तरह से एक स्टैंड्स को प्रिसाइजली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबको लगता है कि वो आम आदमी की बात जो है वो एक शाइस्तगी तरीके से एक वज़ीर ख़ारजा के तौर पर वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रख रहे हैं, जिससे बड़ा पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में जा रहा है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? जी, अच्छी बात है। इससे पहले कोई ऐसा अच्छी तरह से या कोई ये वेल स्पोकन डेलीगेशन जो है जो पाकिस्तान का या अपने मुल्क का केस या मुकदमा लड़ सके, पहले माजी में नहीं गया। बिलावल भुट्टो और उनके डेलीगेशन जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वाशिंगटन गया और फिर बाद UK गया और फिर उसके बाद यूरोप का एक उन्होंने शॉर्ट ट्रिप किया, तो वहाँ पे एक अच्छा मुकदमा बहरहाल लड़ा है। लेकिन देखें, जब डेलीगेशंस जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, डिप्लोमेटिक डेलीगेशन विज़िट करते हैं वहाँ पे या उनके इधर आते हैं, तो वो जो MOU साइन होते हैं वहाँ पे, उनके साथ बहुत सारे मुआहदात होते हैं, दस्तखत होते हैं, तो क्या वो जो चीज़ें जिस पे ज़ेर बहस आती हैं वो क्या उनको प्रोसीड भी किया जाता है बाद में, या कमेटियाँ बना के और उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दे के उसको छोड़ दिया जाता है? आप बताइए, क्या उस पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो है उसको अमल में लाया जाता है, या सिर्फ MOU जो है वो उस हद तक ही रह जाता है? मेरा ख्याल है बहुत सारे ममालिक जहाँ पे अभी हमारी खारजा पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, माजी में नहीं भी थे कुछ ममालिक के साथ, लेकिन अब मौजूद हैं, वहाँ पे भी कोई इतना सीरियस नहीं लिया है। मैंने बहुत सारे डेलीगेशंस को बहुत सारे मुआहदों में मैं खुद वहाँ पे देखता रहा, उसको कवर करता रहा, बीइंग अ जर्नलिस्ट। मैं अभी कुछ ममालिक की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एशिया की, वहाँ पे आप देख लें ताशकंद है,
किर्गिस्तान है, वज़ीर आज़म का फ्रीक्वेंटली इन स्टेट्स में आना जाना होता है बहुत ज़्यादा। अज़रबैजान में रिसेंटली वो गए, $2 अरब की सरमायाकारी की और बहुत सारे उमूर ज़ेर बहस रहे। वहाँ पे उन्होंने MOU साइन किए। इसी तरह उज़्बेकिस्तान ताशकंद चले गए, वहाँ पे बहुत सारे उमूर ज़ेर बहस रहे। तो इन ममालिक में फ्रीक्वेंटली उनका आना जाना होता है। तो जो उमूर वहाँ पे ज़ेर बहस आते हैं, जो MOU साइन किए जाते हैं, तो बाद अज़ां क्या उस पर कमेटीज़ वर्क करती हैं? क्या उस पर डेलीगेशंस का आना जाना रहता है? क्या उन मामलात को प्रोसीड किया जाता है? अगर तो नहीं किया जाता तो फिर खारजा पॉलिसी किस चीज़ का नाम है? वो कौन सा वहाँ से वो चूरन हम बेचने जाते हैं जो वहाँ पे दे के तो आ जाते हैं लेकिन बाद अज़ां फिर उसको प्रोसीड नहीं करते। तो इससे खारजा पॉलिसी अल्टीमेटली वीक होती है और वीकर देन वीक होती जा रही है। तो इस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई के सिलसिले में भी जाते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री जो है स्पेसिफिकली वो हासिल करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और कुछ ना कुछ हमें वहाँ से इतलात आ रही होती हैं कि स्टूडेंट्स के साथ ये मसाइल चल रहे हैं या इतने स्टूडेंट्स फंस चुके हैं या फिर बहुत सारी ऐसे कोई ना कोई खबर हमारी नज़रों से गुजर रही होती है। उस हवाले से अगर आप हमें बताएं कि वहाँ पर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी खारजा पॉलिसी का या हमारे उसके साथ कैसे ताल्लुकात हैं? अच्छा, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक आपने स्टूडेंट्स का पूछा कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स या IT की एजुकेशन लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो क्या स्कोप है वहाँ पे, वो क्या क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में भी तो रहे, लेकिन पाकिस्तान की जो मेडिकल है या जो हमारी जो फील्ड है मेडिकल की PMC या PMDC महंगी बहुत है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वो मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं देते कि वो जो क्रीम है पाकिस्तान की, वो जो पढ़ा लिखा नौजवान है जो फ्यूचर में डॉक्टर बन के इस मुल्क की भाग दौड़ संभालना चाहता है और एक मसीहाई का किरदार अदा करना चाहता है, उसकी नब्ज़ पे हाथ रखना इनको नहीं आता। तो उसको जब अपना मुस्तकबिल यहाँ पे रोशन नहीं नज़र आता तो वो पाकिस्तान से फिर बाहर का रुख करता है। कल मैं एक डॉक्टर का ही व्लॉग देख रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने इतने पैसे लगा लिए और मुझे इतने की सैलरी मिल रही है, तो मुझे बताएं कि क्या मुझे डॉक्टरेट की डिग्री आगे मशवरा देना चाहिए लोगों को कि वो हासिल करें पाकिस्तान में रहते हुए? चलिए, ये तो एक दरकिनार कि मैं बाहर की बात इस पे मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़िम्नन एक बात अर्ज़ करता चलूँ। कराची में मेरे कुछ दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो पाकिस्तान से ही उन्होंने ग्रेजुएशन की। दे हैव कम्प्लीटेड देयर डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद उनका हाल ये है कि अभी उन्होंने स्पेशलाइजेशन वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत की तरफ से वहाँ पे उनको गवर्नमेंट जॉब अभी ऑफ़र नहीं हुई और प्राइवेट क्लिनिक के अंदर 30,000 के ऊपर उनको वहाँ पे ऑफर किए। एक MBBS 30,000 की सैलरी के ऊपर किस तरह जाके काम कर सकता है? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कोई इनसे पूछने वाला है? डॉक्टर तो किसी भी मुल्क की क्रीम होती है, इंजीनियर तो किसी भी मुल्क का एक वो आला तबका होता है जिन्होंने मुस्तकबिल में जाके नौजवानों के और मुल्क की भाग दौड़ संभालनी होती है। और ये दोनों जो हैं वो इतने मायूस हो चुके हैं, जैसे लगता है कि इंजीनियर्स के लिए शायद उस करने के बाद सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है, कौन सा छोटा बिजनेस करना है। 30,000 जो सैलरी है, मैं समझता हूँ यहाँ पे किसी भी आप ऑफिस में चले जाएं, ऑफिस बॉय की 30,000 होती है। वो अगर आपने MBBS के लिए क्राइटेरिया सेट कर लिया है तो इस मुल्क के डॉक्टर्स कहाँ जाएं? ये डॉक्टर बनने के बाद का सिनेरियो है पाकिस्तान में। तो वो जब डॉक्टर बनने से पहले उनको डॉक्टर बनने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो फिर सेंट्रल एशिया का रुख करते हैं, रशिया का रुख करते हैं, और फिर बाद अज़ां जब वहाँ पे डिमांड बढ़ती है स्टडीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा वो करते हैं, तो वहाँ पे भी एक माफिया बैठा है। अच्छा, वो भी लोगों को फिर कुछ अपने हिसाब से और अपने आनी हाथों से वो लेता है और उनकी बहरहाल वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंटरटेन कर रही हैं हमें, वो अकोमोडेट कर रही हैं हमें, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क है कि वो जब स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं पाकिस्तान में अपनी ग्रेजुएशन, अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट करके, तो क्या वापस आके, अब तो डिग्री कंप्लीट है MBBS की, अब तो सब कुछ है, अब उन्होंने पाकिस्तान में आके लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने के लिए उनको एक छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है। बहुत सारे ममालिक को हमारी PMC और PMDC ने बहुत सारे ममालिक को और उनकी यूनिवर्सिटीज़ को, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो वो फिर जो लाखों और करोड़ों, 1.5 करोड़ खर्चा होता है, लगभग एक्सपेंडिचर्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स लगा के फिर जब उनकी स्टडी और डिग्री अप्रूव नहीं होती तो वो इस्लामाबाद की सड़कों पे जाके सरापा एहतजाज होते हैं। तो इनका मुस्तकबिल कोई है संवारने वाला? ना पहले अपॉर्चुनिटीज़ आप देते हैं उनको डॉक्टर बनने की, अगर वो डॉक्टर बन के आ जाते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो लाइसेंस मिलता है, तो फिर नौकरियों के लिए जलील करते हैं। तो इनके लिए कहीं ना कहीं किसी शोबे के लिए तो आप इतना स्पेस रहने दें। ये हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि कम अज़ कम कोई शोबा तो अकोमोडेट हो। हर तबके को आपने पीस के रख देना है या उसको चक्की में उसको रगड़ा देना है, तो फिर मेरा ख्याल है कोई ऐसा सेगमेंट सोसाइटी का रह नहीं जाता बाकी कि जिसको आप फिर कहें या आप अप्रिशिएट कर सकें। सबका ही बेड़ा गर्क कर देना है। हाँ, फिर आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया कि हमारे इनके साथ जो खारजा पॉलिसी है सेंट्रल एशिया की, इसका क्विकली मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इनके पास बहुत कुछ है देने को, सेंट्रल एशिया और रशिया के पास। इनके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ज़खायर हैं,
यस, एंड दे हैव बिग बिग डिपॉजिट्स। इनके पास बहुत सारे ज़खायर हैं वहाँ पे जो ये पाकिस्तान को दे सकते हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक इनके पास प्लांट्स हैं, इनके पास आप कह सकते हैं कि ऐसे वो वसाइल मौजूद हैं बिजली पैदा करने के, और गैस के इतने इनके पास वसी वसाइल कि ये पाकिस्तान को उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। और फिर बादअज़ां इनके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम है, उसके बाद रशिया के अंदर डायमंड है, सेंट्रल एशिया के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो वो पाकिस्तान को दे सकते हैं। और इससे बढ़ के फिर सिल्क रोड है उज़्बेकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान और चाइना अपनी अजनास और जो खेप जो अपनी चीज़ें भेजता है सेंट्रल एशिया के रास्ते से गुजरती हुई जो यूरोप को जाती हैं, वो पाकिस्तान अपना रास्ते से भेज के अफ़गानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशिया और सिल्क रोड से भेज के आगे यूरोप तक वो भेज सकता है। लेकिन अगर हमारी खारजा पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होगी, सो हाउ दे विल अलाउ अस। आपको क्या लगता है कि हमारी खारजा पॉलिसी जिस तरह से उसको काम करना चाहिए उस तरह से वर्क कर रही है, या सिर्फ ये आटे में नमक के बराबर चल रहा है सिर्फ दिखाने के लिए, या सिर्फ वर्बली जैसे कि आपने कहा कि अगर चीज़ों पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा तो फिर खारजा पॉलिसी किस काम की? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो उसी को ज़ेर बहस बना लेते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ममालिक अब भी ऐसे मौजूद हैं कि जो आपको विज़िट वीज़ा भी नहीं अलाउ करते हैं। आपको विज़िट वीज़ा लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि आपने ताशकंद जाना है तो आपको विज़िट वीज़ा ही नहीं मिलेगा, आपने बिश्कीक जाना है, बाकू जाना है, तो अभी चलें कुछ कंट्रीज़ ने थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन और उसमें फ्लक्चुएशन दिखाई है, अदरवाइज़ वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता। तो ये क्या फैक्टर है, ये किस चीज़ की वजह से? खारजा पॉलिसी की वजह से है। इन लोगों से अगर या इन ममालिक से हम मुआहदात कर लें तो पाकिस्तान का जो कीनू है, ऑरेंज है, पाकिस्तान का पोटैटो है, वेजिटेबल्स हैं, इवन चाइना पाकिस्तान के रास्ते से अपनी चीज़ें आगे भेजता है, तो ये अपनी प्रोडक्ट को हम सेल करने के लिए सेंट्रल एशियन इन ममालिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूरोप तक अपनी चीज़ें भेजने के लिए इनके रोड्स का, इनके पाथवेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजिट के मंसूबे पे बहुत अरसे से हम बातें सुन रहे थे कि अफ़गानिस्तान से हम एक वो पटरी और रेल की वो बिछा रहे हैं और यहाँ से गुजर के बस जाया करेंगी चीज़ें आगे यूरोप तक। वो आज कितने साल गुजर गए हैं, वो खारजा पॉलिसी कहाँ है? वेयर द फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट? तो ये क्या वजह है? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इसका वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और इसको फिर चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता। नॉन सीरियस लोग आते हैं, जैसे आपने बिलावल की बात की, बिलावल भुट्टो साहब की, तो वो गए एक अच्छा इम्पैक्टफुल मैसेज दे के आए हैं। तो अगर इस तरह के डेलीगेशंस जाएं जो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकें अपने कंट्रीज़ को, तो डेट्स गुड आइडिया। तो इसी तरह की चीज़ें अगर होती रहें और बादअज़ां वहाँ पे जो कमेटीज़ और जो डेलीगेशंस आते जाते हैं तो उस पर प्रॉपर वो वर्क करते रहें, तो मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क पीछे नहीं है। अच्छा, अगर हम रशिया की बात करें, आपको माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे रह रहे हैं, सर्व भी कर रहे हैं, वहाँ से पढ़ाई भी आपने की है, तो वहाँ पे एज एन पाकिस्तानी आपको क्या प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं? क्या हमारी खारजा पॉलिसी उनके साथ, जो हमारी डिप्लोमेसी है उनके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं, अगर हम अपने हमसाया मुल्क के साथ उसका कंपेरिजन करें, बहुत सारी चीज़ों में रशिया ने खुलकर इंडिया के साथ उस तरह से हिमायत नहीं की है, कहीं ना कहीं से उसका झुकाव रहा है पाकिस्तान की तरफ, और दोनों को ही उसने सेम पेज पे रखा है कि पाकिस्तान भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो भी इंडिया भी हमारा इस तरह से पार्टनर है। तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें स्मूथ होने जा रही हैं या कहीं ना कहीं अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और रशिया ये खुल के अपनी कोई पॉलिसी जो है बताते नहीं हैं, ये वजह नहीं कुछ ऐसी चीज़ें करते। जैसे चाइना हिमायत करता है किसी चीज़ की, खुलकर सामने आता है किसी भी तनाज़े की सूरत में, ये उस तरह से नहीं सामने आते हैं। दुनिया में 2-3 ब्लॉक्स हैं, एक यूएस है, एक रशिया है, एक चाइना है, तो ऑल टुगेदर 2 ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। एक अमेरिका की, वो उस पूरी दुनिया पे अपना एक तसल्लुत बना के रखता है, बिग बॉस का और फादर का किरदार अदा करते हुए हर मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करता है। कुछ मुल्क धो के जवाब दे देते हैं मुंह के ऊपर, और कुछ मुल्क जो है उनकी मान लेते हैं डिक्टेशन को। तो एट द सेम टाइम, क्योंकि इनके दरमियान एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, अमेरिका के दरमियान और रूस के दरमियान, व्लादिमीर पुतिन के दरमियान और ट्रंप के दरमियान, तो ये फिर ऐसा करते हैं कि जो मुल्क इनकी ज़रा मुखालफत में जा रहा हो, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टांस आ जाए तो अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी भी मुल्क का, तो वहाँ पे ज़रा रशिया कूद जाता है मैदान के अंदर, स्पेक्ट्रम में, कि हम इनकी साथ बात करते हैं, इनको अपने धारे में और अपने जो है मैदान में शामिल करते हैं इनको। अब आपने देखा कि ईरान के अंदर जो हैपनिंग्स हुई, वहाँ पे जो चीज़ें हुई, तो अब ईरान की इजराइल के साथ बज़ाहिर तो एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक वार थी, लेकिन बैक पे कौन बैठा था? अमेरिका। वो उनको हर तरह की डिप्लोमेटिकली और उनको डिफेंसिव, जैसे भी आप कह लें, हर एक सपोर्ट कर रहा था। वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन एक दिन में 2 से 3 फ़ोन जो हैं
वो जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है उनको करते थे, और फिर कतर को करते थे, और पाकिस्तान को करते थे, और फिर मुख्तलिफ सेंट्रल आज़रबाईजान को करते थे, तुर्किया को करते थे, मुख्तलिफ ममालिक को करते। यानी ये वो देखते हैं कि ये जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, ये इनकी जो पॉलिसी है वो अमेरिका से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो अच्छा ठीक है, मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन फ़ोन उठाते हैं और इनसे बात करके इनको अपने धारे में ले लेते हैं। लेकिन जहाँ तक आज़रबाईजान की बात है और दूसरे चंद ममालिक की बात है, ये कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने खुल के कभी किसी की सपोर्ट की हो। ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये सब लोग अपने पाँव पे अभी अभी खड़े हो रहे हैं। किसी को 20 साल हुए आज़ाद हुए, किसी को 25 और किसी को 30 साल। तो ये ऐसा कभी कोई रिस्क नहीं लेते कि अगर हम अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर दें तो इधर से चाइना वाले नाराज़ हो जाएंगे, तो चाइना की अगर हिमायत कर दी तो उधर से बिग बॉस नाराज़ हो जाएंगे। तो वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेते। तो इस वजह से ये एक बड़ी रीज़न है, वो कभी खुल के किसी मुल्क की हिमायत नहीं करते। आज़रबाईजान ने इस दफ़ा पाकिस्तान की खुल के हिमायत की, तो ये मैं इसको बड़ी एक अचीवमेंट देखता हूँ, अप्रिशिएटेड, क्योंकि आज़रबाईजान कभी माजी में किसी मुल्क के साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन सेंट्रल एशिया और रशिया और मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ पे कतर, बहरीन और दूसरे ममालिक स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इसी तरह आज़रबाईजान की भी इकॉनमी और GDP ग्रोथ रेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सही हो गया। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि जैसे रशिया में पाकिस्तान जर्नलिस्ट कम्युनिटी को कोई ना कोई मसाइल देखने पड़ते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरती होंगी और आपको लगता होगा मुझे यहाँ पे ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, आपने सहाफ़ियों की बात की, जर्नलिस्ट की बात की, और आपने मेरा एक टाइटल से इंट्रोडक्शन भी दिया। ये जर्नलिस्ट फ़ोरम आलमी सतह के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों का एक बड़ा नुमाइंदा फ़ोरम है और एक बड़ी तंजीम है। ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों की इस तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कोई मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं, कोई इश्यूज़ आते हैं, वहाँ पे ये उनकी नुमाइंदगी करता है। इवन पाकिस्तान के अंदर जब भी कभी कोई ऐसे हालात आ जाते हैं, जैसे पीका एक्ट आ गया, सहाफ़ियों को पाबंद सलासिल करने की कोशिश की गई, उनकी ज़ुबानें बंद करने की कोशिश की गई, वो एक कलम थी जिसको छीनने की कोशिश की गई, वो एक ज़ुबान थी जिसको बोलने से रोकने के लिए पीका एक्ट जैसे कई काले कानून सहाफ़ियों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए, और इस जैसे कई और कानून और चीज़ें जो हुकूमतें, हर हुकूमत करती रहती है अपने अपने दौर अदवार में ये चीज़ें होती हैं। तो इन जैसे चीज़ों के ख़िलाफ़ हम आलमी सतह के ऊपर, और हमारा फ़ोरम जो है लगभग 40 ममालिक में इसका दायरा कार फैला हुआ है, सहाफ़ी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमात हैं, RIUJ है, PFUJ है और दीगर तंजीमात हैं, तो इनकी तरह हम आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तानी सहाफ़ी होने के नाते हम आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए बात करते हैं, उनका मुकदमा आलमी सतह के ऊपर लड़ते हैं। तो ये हमारा फ़ोरम एक ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो हमने चैप्टर्स कायम किए बाकायदा इस फ़ोरम के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, ताकि हम अच्छी तरह से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकें। और फिर ख़ास तौर पे हमने जो पाकिस्तानी हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक से अवार्ड्स लेते हैं, हुकूमतें उनको अप्रिशिएट करती हैं उनकी अच्छी खिदमात के ऊपर। हमारे नियो के और लाहौर रंग के भी कई जर्नलिस्ट जो ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ हुकूमतें गोल्डन पासपोर्ट UAE की तरफ से, एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको ऑफ़र हो चुका है। तो इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको अपने इस दायरे में वेलकम करते हैं, उनको फ़ोरम की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये आलमी सतह के, और फिर हमारे फ़ोरम की तरफ से कुछ ऐसे ममालिक के अंदर वेलफेयर का काम भी हो रहा है। वहाँ पे गरीबों को उनको एक स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जो भी ज़रूरतमंद या अशियाए खुर्दोनोश हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी अशिया हैं वो उनमें तकसीम की जाती हैं। तो ऑल टुगेदर सहाफ़ती फ़ोरम होने के नाते, जहाँ पे हम सहाफ़ती अक़दार को ज़िंदा करते, जी, जहाँ पे हम सहाफ़ती अक़दार को ज़िंदा करने के लिए कोशां हैं, और जहाँ पे हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो ओवरसीज़ में रह के अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने की भी कोशिश करते हैं। और एट द सेम टाइम जो गुरबा पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं, अगर किसी के पास रोज़गार नहीं है वो, और जहाँ पे वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ अफ्रीका है, कोई ऐसे गरीब ममालिक हैं जहाँ पे लोकल सिटीज़न जो खत गुरबत की जो लकीर है उससे नीचे हैं, तो उनकी भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है बीइंग जर्नलिस्ट, और पाकिस्तान की ओवरसीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ती तंजीम होने के नाते हम ये कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के पॉजिटिव फेस को शो करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। काम कर रहे हैं आप डॉक्टर अब्दुल रहमान। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे देखिए अपनी कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि आप जर्नलिस्ट फ़ोरम पे इतना काम कर रहे हैं, और कुछ भी अगर आप यंगस्टर्स को कहना चाहें? देखिए, मसाइल के हवाले से बस मैं क्विकली इस पे कमेंट करना चाहूँगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटरीली पाकिस्तान और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट एटलीस्ट करना चाहिए। बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है जो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, लेकिन उसकी बजाय उनके ऊपर
क्रिटिसिज्म करता है, एक ब्लॉक बन जाते हैं वहाँ पे, एक ग्रुप बंदी और धड़े सफ़ बंदियाँ हो जाती हैं, वो मेरा मुखालिफ ग्रुप है, ये मेरा मुखालिफ ग्रुप है। इन चीज़ों से निकल के मेरा ख़्याल है ओवरसीज़ में जो बैठे हैं हम पाकिस्तानी, उनको अपनी वो जो ज़ाती रंजिशें हैं और अना है और जिसकी वजह से उनकी शख्सियत का एक रोब और दबदबा होता है अपनी सोसाइटी के अंदर, मेरा ख़्याल है उसको ख़त्म करने का वक्त है और पाकिस्तान को अपनी नज़र और निगाह के सामने रखते हुए पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की ज़रूरत है। तो मेरा ख़्याल है अगर ये चीज़ें हम अपनी नज़र में रखेंगे, पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद होगा, अपना वक़ार भी बुलंद होगा, पासपोर्ट जो सब्ज़ पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है, उसकी भी कदर व मंज़िलत में इजाफ़ा होगा, इंटेग्रिटी में इजाफ़ा होगा और मेरा ख़्याल है फिर पाकिस्तान का परचम कभी सरनगू नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान प्रोग्राम में आने के लिए, जितना बेहतरीन आप काम कर रहे हैं बीइंग एन यंगस्टर, जिस तरह से आप अपनी तंजीम को लेकर चल रहे हैं और इस चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ आपने बयान किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ ही मैं कहना चाहूँगी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह निगहबान।